अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात एक ऐसी खबर की करेंगे जो अच्छी तो नहीं है, लेकिन बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारी और आपकी सेहत से है। दिल्ली और उसके आसपास के कई शहरों में पोल्यूशन का संकट बेहद गंभीर हो गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार जा चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और हालात को देखते हुए दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों को कल से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। ऑड इवन लागू करने पर भी विचार हो रहा है। इसी तरीके से नोएडा में भी 1 से 8वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर दायर याचिका में क्या मांग की गई है और एनएचआरसी ने दिल्ली और पंजाब समेत 4 राज्यों के मुख्य सचिवों को 10 नवंबर को क्यों तलब किया है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिल्ली और एनसीआर के हालात दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर के ये 4 बड़े शहर और चारों में स्मॉग संकट के चलते हालात एक जैसे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इन शहरों में हवा सांस लेने लायक नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का लेवल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंचता जा रहा है, जिसके चलते चाहे स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हों या फिर रोजमर्रा के कामकाज के लिए घरों से निकलने वाले लोग, सभी को इस स्मॉग का संकट का सामना करना पड़ रहा है। मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूं तो मैं देख रहा हूं कि अभी से सर्दियां इतनी शुरू भी नहीं हुई और फॉग शुरू हो गया, तो ये पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लोगों को ब्रीथिंग करने में, देखने में विजुअलिटी काफी कम आ रही है, काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है हमें। दिन पे दिन जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्पेशली जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि ओल्ड एज में सांस की दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों को भी पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। उनकी लाइफ पता नहीं कैसे सर्वाइव करेंगे वो लोग। पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस बार तो काफी पटाखे भी कम फूटे हैं, बट दिक्कत यह है कि क्वालिटी ऑफ एयर अभी भी कम साफ है और जब आप बाहर निकलो तो आंखों में आंसू आता है। स्वास्थ्य से जुड़ी लोगों की इन शिकायतों के पीछे वजह प्रदूषण है, जिससे निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली एनसीआर की हवा में ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला और अब तो राजधानी और उसके आसपास के कई इलाकों में AQI 500 के पार जा चुका है। हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली संस्था सफर के मुताबिक आज राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 रहा, जबकि नोएडा का हाल तो दिल्ली से भी बदतर बना हुआ है और वहां पर AQI 562 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा हरियाणा के गुरुग्राम में AQI 539, गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 520 दर्ज किया गया। सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है सबसे VIP इलाका देश का माना जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, कई सारी ऐसी प्रसिद्ध इमारतें हैं। लेकिन इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ धुंध, सिर्फ और सिर्फ कोहरा और ये धुएं की एक चादर जिसने अपने आगोश में ले रखा है इंडिया गेट को। जी हाँ, इंडिया गेट यहाँ से महज तक 200 मीटर दूर होगा, लेकिन आप सामने कुछ नहीं देख सकते क्योंकि दिल्ली में इस वक्त कहा जाए तो एक तरह से दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुका है। PM 2.5 लेवल जो बेहद हानिकारक होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में या फिर खून में हमारे मिल सकते हैं, उसका लेवल 450 है। यहाँ पर लाके हम आपको दिखाते हैं कि आप देखिए किस तरीके का स्मॉग, धूल आपको नजर आएगी। आप सामने अगर आप देखेंगे डेप्थ में तो आपको साफ दिखेगी कि किस तरीके की धूल यहाँ पर, यहाँ की हवा में घुली हुई है। और अगर हम AQI की अगर हम बात करें तो AQI जो यहाँ पर है, अगर आप देखें AQI का स्तर तो आपको पता लगेगा कि 500 के पार यानी 516 AQI जो सीवियर है PM 2.5 उस स्तर पर पहुंच गई है, यानी बेहद खतरनाक। और यही हालात जो तमाम जो NCR के इलाके हैं वहां पर इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। दिवाली के बाद से ही दिल्ली की हवा लगातार दूषित होती जा रही है। अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हालात ऐसे ही बने रहेंगे। लिहाजा दिल्ली सरकार ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी स्कूलों को शनिवार से अगले आदेश तक बंद कर दिया है और ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। अभी भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी आने वाले दिनों में कदम उठाने की जरूरत है हम उठाएंगे। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता।
और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। इसके अलावा भी दिल्ली एनसीआर की आबोहवा को सुधारने के लिए एंटी स्मॉग से पानी का छिड़काव हो रहा है। सरकारी और निजी कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक जैसे कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिन पर सख्ती से अमल भी शुरू हो गया है। सरकार और प्रशासन की पूरी कोशिश यही है कि गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके दिल्ली एनसीआर की हवा को सांस लेने लायक बनाया जा सके। कंस्ट्रक्शन वर्क फिलहाल सभी तरीके से रोक लगा दी जाएगी, यानी कि चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो या फिर सरकारी कंस्ट्रक्शन, किसी भी कीमत पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा। इसके अलावा डीजल वाहन जो बाहर से दिल्ली के अंदर आ रहे हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। केवल जरूरी सामान जो होगा उनको ही दिल्ली के अंदर आने की परमिशन दी जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि BS4 जो डीजल वाहन हैं उन पर रोक लगाने की बात की जा रही है। ऑड इवन की स्थिति अगर बनती है दिल्ली के अंदर तब भी वो शुरुआत की जा सकती है। तो ऐसे तमाम मानक रहेंगे जिसमें सख्त कदम उठाते हुए समझाया जाए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अब बहुत ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच चुका है। हालांकि जब तक हालात में सुधार नहीं होता तब तक लोगों को भी अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सतर्क रहना होगा, ताकि स्मॉग का ये संकट किसी की जान पर भारी न पड़ जाए। दिल्ली से वरुण सिन्हा, अक्षय डोगरे और नोएडा से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली और एनसीआर में ऐसे हालात कैसे बने और कब तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस संकट से जूझना पड़ेगा। इन तमाम सवालों का जवाब दिया मौसम पर नजर रखने वाली संस्था स्काईमेट के वैज्ञानिक महेश पलावत ने। आप देख रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन मेट्रो सिटीज में बढ़ जाता है। उसका कारण यह है कि जब जो क्या कहते हैं कि टेम्परेचर गिर जाते हैं तो सुबह के समय धुंध और कुहासा छाता है, हवाएं कमजोर हो जाती हैं। तो क्या होता है कि जो पॉल्यूशन है, जो धूल मिट्टी धुएं के कण ट्रैफिक का जो पॉल्यूशन है, ये सारा एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है और जब हवा भारी हो जाती है ठंडी होकर के वो नीचे की तरफ होती है तो पॉल्यूटेंट्स भी उसके साथ मिक्स होकर के धरती की लेयर के आसपास, धरती के सरफेस के आसपास एक लेयर बना लेते हैं। और जब तेज हवा चलती है, जैसे कि 2 तारीख को हमने देखा था कि मॉडरेट थोड़ी सी विंड चली थी, ये 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बीच में 20 किलोमीटर प्रति घंटा भी चली थी, तो जो सीवियर कंडीशन थी उससे वो वेरी पुअर कंडीशन में आ गया था। यानी कि या तो तेज हवा एक ही डायरेक्शन से लगातार चलती रहे तो उसको वो डिस्पर्स कर देता है, यानी कि दूसरे कई बड़े एरिया में फैला देता है जिससे पॉल्यूशन कम हो जाता है, या लगातार तेज बारिश हो तब जाकर के वो पॉल्यूटेंट धुल जाते हैं, तो जाकर के उससे वो लगे राहत मिलती है। तो ये सारा जो होता है कि पॉल्यूशन का जो फंडा है, यानी कि किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता है, ये इसीलिए होता है। ये जो अभी दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये पॉल्यूशन अगले 1 हफ्ते से ज्यादा तक हमें झेलना पड़ेगा। हालांकि 8 तारीख को 8 नवंबर के आसपास हल्की बारिश की संभावना बन रही है, लेकिन वो बारिश इतनी ज्यादा नहीं होगी कि पॉल्यूशन को धो पाए। जिस वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली और एनसीआर की हवा हर साल ठंडी के सीजन शुरू होते ही दूषित हो जाती है, उसके पीछे पराली जलाने की घटनाओं को बड़ी वजह माना जाता है और इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी खूब होती है। लेकिन पर्यावरणविद अनिल सूद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अनिल सूद के मुताबिक दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने के लिए एविएशन, रेलवे, थर्मल प्लांट्स, NHAI के प्रोजेक्ट्स बहुत बड़ी वजह हैं। अनिल सूद से बात की, इसे होगी तेजश्री पुरंदरे ने। दिल्ली में हो रहे प्रदूषण के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसके सबसे बड़ा कारण है पराली जलाना। और हरियाणा से लेकर पंजाब तक जितनी भी पराली जलाई जा रही है उसका धुआं दिल्ली एनसीआर की तरफ आ रहा है, जिसके कारण AQI 400 और कई क्षेत्रों में 800 तक पहुंच गया है। लेकिन असल में नवंबर के महीने में क्यों दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण हमेशा बढ़ जाता है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने पर्यावरणविद अनिल सूद जी मौजूद हैं। ये पराली का जो प्रदूषण है ना, एक बहुत बड़ा फार्स क्रिएट किया गया है। आप बड़ी छोटी सी एक एग्जांपल लीजिए। दिल्ली का अपना वेदर कोई नहीं है। दिल्ली का वेदर डिपेंडेंट है हिमाचल में स्नोफॉल और रेन्स के ऊपर और J&K में स्नोफॉल और रेन्स के ऊपर। जब वहां स्नोफॉल होगा तो दिल्ली की विंड डायरेक्शन पहाड़ से इस तरफ आएगी, ठीक है, तो उसमें पंजाब हरियाणा सारे कवर हो जाते हैं। नॉर्मल जो विंड डायरेक्शन है फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स पंजाब है, ठीक है। तो नवंबर और दिसंबर में दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो बड़ी पुअर विंड स्पीड की वजह से होता है, क्योंकि वो डिसिपिएट नहीं होता। और डिसिपिएट ना होने की वजह से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं।
और रात को जब मॉइस्चर ज्यादा बढ़ता है तो वो सारा नीचे आ जाता है, जिसको हम स्मॉग कहते हैं। ठीक, तो मेरे को ये समझ नहीं आती कि पराली को के प्रदूषण को दिल्ली से इतना ज्यादा प्यार है कि ये ऑपोजिट विंड डायरेक्शन में रास्ते में किसी सिटी को भी पोल्यूट नहीं करता और दिल्ली आके पोल्यूशन करता है। तो ये चीज मेरी समझ से बाहर है। सबसे बड़ा कारण पोल्यूशन के हमारे 4 हैं, जिसको आज तक किसी ने असेस नहीं किया, और ये इन राइटिंग है, ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, सरकार के डॉक्यूमेंट्स है। ठीक, सबसे पहला आपका जो दिल्ली का लोकल पोल्यूशन का रीजन है, वो आपकी सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नॉर्थ में है, दिल्ली के नॉर्थ में। तो वो पोल्यूशन कहां जाएगा? वो तो दिल्ली में ही रहेगा। अब इसके अलावा जो 4 मेन कारण हैं, सबसे पहला एविएशन, दूसरा रेलवे, तीसरा थर्मल पावर प्लांट्स और चौथा एनएचएआई की डिगिंग। वायु प्रदूषण का ये संकट कितना बड़ा है, ये हम एक्सपर्ट और अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखा चुके हैं। ऐसे में अब इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है और इस सिलसिले में दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों से चर्चा करने के बाद गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। और वो ऐलान क्या है, आपको बताते हैं। मंत्री गोपाल राय के मुताबिक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के ट्रकों की एंट्री पर दिल्ली में रोक रहेगी, जबकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में एंट्री की परमिशन होगी। दिल्ली में पहले से ही निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कामों पर रोक है, लेकिन कुछ कैटेगरीज को छूट थी। आज से हाईवे, ओवरब्रिज, पाइपलाइन, इन सब से जुड़े कामों पर भी रोक लगा दी गई है। और इसके साथ ही दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया गया है और निजी दफ्तरों को भी इस नियम का पालन करने का सुझाव दिया गया है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए केजरीवाल सरकार पर्यावरण बस सेवा भी शुरू करेगी, जिसमें 500 निजी सीएनजी बसें शामिल हैं, ताकि लोगों के आने जाने में किसी तरह की भी कोई परेशानी न हो। और स्मॉग संकट से निपटने के लिए उठाए गए इन कदमों की निगरानी के लिए 6 सदस्यों की एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए इन कदमों पर अमल भी शुरू हो गया है। मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि दिल्ली की हवा को साफ सुथरा किया जा सके, और इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हरियाणा और यूपी के मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखेंगे कि वहां से आने वाली गाड़ियों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से ही डायवर्ट किया जाए, ताकि वो दिल्ली में एंटर न हो सके। देखिए, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण के सोर्सेज हैं उसको नियंत्रित करने के लिए सीओक्यूएम के डायरेक्शंस के आधार पे सरकार 3 दिन पूर्वानुमान को लेकर के डिसीजंस ले रही है। पहले ऑलरेडी डस्ट पोल्यूशंस को कम करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशंस वर्क थे उन पर बैन लगाया गया था। आज से उसमें हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, जो डीजेपी के जो पाइपलाइन बिछाने का काम है, जो पावर ट्रांसमिशंस के जो काम है, उन पे भी रोक लगा दी गई है। उसी के साथ साथ जो व्हीकल पोल्यूशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो बाहर से जो ट्रक्स आते हैं दिल्ली के अंदर, तो जो एसेंशियल्स जो कमोडिटी है, उसके अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक जो बसें हैं, वो जो ट्रक्स हैं, उनको अनुमति दी जा रही है, बाकी पे रोक लगाई जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो छोटे मझोले किस्म के जो ट्रक्स हैं जो सामान ले जाते हैं मालवाहक, उन पर भी एसेंशियल सर्विस के अलावा जो है रोक लगाई जा रही है। ऑड इवन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसकी तरफ इशारा किया है। तो क्या कोई स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि AQI 500 के पार अगर चला गया, या कोई डेडलाइन जब तक ये पॉलिसी लागू हो सकती है? देखिए, हम डे बेसिस पे सारे सिचुएशंस की मॉनिटर कर रहे हैं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उस पर विचार चल रहा है, और आगे सिचुएशंस को मॉनिटर करके एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेकर के फिर सरकार निर्णय लेगी। वैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में गहराए इस प्रदूषण संकट को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में क्या मांग की गई है और दिल्ली के साथ किन राज्य सरकारों को इसमें पक्षकार बनाया गया है, साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने इस पोल्यूशन संकट के लिए किसे तलब किया है, ये बता रहे मेरे सहयोगी संजय शर्मा।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका वकील शशांक शेखर झा ने दाखिल की। याचिका में उन्होंने सवाल उठाए। याचिका में उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, सरकारें इसके प्रति बहुत गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कदम उठाए और राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने को कहे या आदेश जारी करे कि प्रदूषण से निपटने के कारगर और त्वरित उपाय किए जाएं। याचिका में यह भी कहा गया कि दफ्तरों के टाइमिंग में परिवर्तन होना चाहिए, लोगों को घर से वर्चुअल मोड पर स्कूल और ऑफिस चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए। सरकारों को यह कहा जाए कि वो इस तरह से उपाय करें। पराली जलाने की घटनाओं में 12% से ज्यादा की वृद्धि हुई है, लिहाजा उस पर भी एक्शन लेने की जरूरत है, उसे रोकने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी चिंताएं बिल्कुल वाजिब हैं, लेकिन आप 32 यानी आर्टिकल 32 जिसमें लोग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, उस पर कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यूयू ललित थोड़े से उन्होंने हिचकिचाहट दिखाई और उन्होंने कहा कि आप आखिर 32 में क्यों आए हैं यहाँ, क्योंकि ये मानवाधिकार हनन या बेसिक बुनियादी अधिकारों के हनन अगर आपका होता है तब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ये जनहित याचिका में इसमें क्यों नहीं आया गया। फिर भी कोर्ट ने कहा कि मामला बहुत संगीन है, लिहाजा कोर्ट इसके प्रति चिंतित है। जिस तरह की चीजें मीडिया में रिपोर्ट आ रही हैं उसे लेकर कोर्ट चिंतित है। कोर्ट ने कहा कि इस पर 10 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। इसके अलावा प्रदूषण के मामले पर ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है और उन्हें यह कहा है कि वो राज्य मानवाधिकार आयोग को यह बताएं कि आखिर उन्होंने प्रदूषण जो सबसे बड़ा मानवाधिकार है, जीवन का अधिकार, जिस पर हनन हो रहा है, ऐसे में आयोग चुप बैठा नहीं रह सकता है। लिहाजा सभी राज्यों के सचिव ये बताएं कि उन्होंने क्या उपाय किए हैं और आगे वो क्या उपाय करने वाले हैं। कुल मिलाकर राजधानी में प्रदूषण की स्थिति दमघोटू और जानलेवा होती जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार आयोग और सरकार के प्रति एलजी से भी कदम उठाने का आग्रह किया गया है। चलिए अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ते हैं और अच्छी खबर आपको बताते हैं कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, आज से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। आज देवोत्थान एकादशी है और 4 महीने से शयन कर रहे भगवान विष्णु जाग चुके हैं। देवोत्थान एकादशी के मौके पर घाटों में आस्था का सैलाब उमड़ा, घाटों पर भक्तों की भीड़ देखी गई। क्या है देवोत्थान एकादशी का महत्व और क्यों इस वक्त किए गए शुभ कार्य को भगवान का आशीर्वाद मिलता है, आइए देखते हैं। चार महीने बाद योग निद्रा से जागे देव, श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, मंगल कार्यों की हुई शुभ शुरुआत। आज देवोत्थान एकादशी है, भगवान 4 महीने की अपनी योग निद्रा से जागे हैं। श्रद्धालुओं ने भी इस शुभ दिन की शुरुआत काशी के घाट पर गंगा में डुबकी लगाकर की। देश भर से आई इन 3 तस्वीरों से जाहिर होता है कि आज पूरा देश उमंग और उत्साह में डूबा है। काशी के घाटों पर मेला लगा है, दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान करने आ रहे हैं। घाटों पर भक्ति की रसधारा बह रही है। पूजा पाठ तप ध्यान से सृष्टि के पालनहार की आराधना की जा रही है। देवोत्थानी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह कर उनकी आराधना की जाती है। आज के दिन तुलसा का विवाह होता है, आदमी पूजा पाठ करता है, अपने बाल बच्चा परिवार के लिए, अपने सुहाग के लिए पूजा करता है। तुलसा माई कृष्ण भगवान का आज के दिन शादी हुआ है, इसीलिए सब कोई पूजा करता है, इसीलिए नहाता धोता है, उनका मान सम्मान करता है। सनातन परंपराओं के मुताबिक जिन 4 महीनों में श्रीहरि सोते हैं, उन महीनों में शादी और उपनयन संस्कार जैसे कोई भी मंगल कार्य नहीं किए जाते। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन के कारण सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं और जब भगवान विष्णु जागते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इस दिन को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इस दिन तुलसी विवाह और दीपदान का भी महत्व है। आज के दिन प्रबोधिनी एकादशी जिसको कहा जाता है, साथ ही देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। प्रबोधिनी का मतलब होता है जागना, तो इस दिन देव जागते हैं, उन्हें मंत्रों के द्वारा जगाया जाता है। शंख
घड़ियाल, नगाड़े बजाए जाते हैं और भगवान सभी भगवानों को, सभी देवताओं को, जिनमें विष्णु भगवान सर्वोपरि हैं, उन्हें जगाया जाता है। कहा जाता है उठो देवा जागो देवा। और साथ ही साथ इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो जो विष्णु भगवान है उन्हीं का एक रूप है शालिग्राम स्वरूप, उनका तुलसी से विवाह किया जाता है। हर साल ये प्रथा इसी दिन निभाई जाती है, जो देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवोत्थान एकादशी को भगवान के चिरनिद्रा से जागने के साथ ही सारी बाधाएं दूर हो जाती है। मंदिरों में तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है और इसी के साथ शुभ संस्कारों की शुरुआत हो जाती है। समय वाराणसी के मंदाकिनी तट पर स्थित प्राचीन मां काली मंदिर में हम देख सकते हैं किस तरह से भजन कीर्तन महिलाएं कर रही हैं और यहां पूरी तरह से वेदी बनाकर ईंट से सजावट की गई है। मां तुलसा को यहां स्थापित किया गया है, साथ में शालिग्राम को भी यहां पे जैसा मान्यता है यहाँ पर स्थापित किया गया है और मौसमी फल के साथ फूल और मिठाइयाँ रखकर आज इस विशेष अनुष्ठान की तैयारी चल रही है। श्री हरि विष्णु जो हैं वो इस सृष्टि के संचालन करता है और 4 मास के लिए वो योग निद्रा में सो जाते हैं। जब श्री हरि विष्णु सो जाते हैं तो संचालन कार्य जो है वो रुका रहता है। इस नाते सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। और आज कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जो है वो योग निद्रा से जागते हैं और आज के दिन के बाद से सभी मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। आज माँ तुलसी का विवाह होता है तो हम लोग श्रृंगार का सब सामान चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन व्रत रहते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। काफी संख्या में लोग देवोत्थानी एकादशी का व्रत करते हैं। विधिवत पूजा की जाती है। चावल की रंगोली बनाकर उस पर गन्ने को खड़ा किया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु को बैठाकर उनकी पूजा होती है। सूथनी, शकरकंद, ईख जैसे सीजनल फलों का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है और इसी के साथ परिक्रमा की जाती है। यहाँ पे दान होता, आंवला दान होता है, बोरसी दान होता है, उसमें सभी रहते हैं, फल रहते हैं, फूल रहते हैं और कंदा रहता है और गन्ना का मंडप बना के तुलसी विवाह किया जाता है, चुनरी ओढ़ाई जाती है उनको। मान्यता है कि देवोत्थानी एकादशी के दिन भक्तों को मनचाहा वरदान मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिस मनोरथ का फल त्रिलोक में भी न मिल सके, वो देवोत्थान एकादशी का व्रत कर प्राप्त किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवोत्थानी एकादशी के दिन से ही अयोध्या में विश्व प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा की भी शुरुआत होती है। जैसे मथुरा, वृंदावन और ब्रज कोस की परिक्रमा की जाती है, ठीक उसी तरीके से अयोध्या में परिक्रमा लगाई जाती है। और मान्यता यह है कि देवोत्थानी एकादशी के दिन अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा करने से न केवल इस जन्म के बल्कि सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु श्री राम के जय घोष के साथ परिक्रमा पूरी करते हैं। अयोध्या में लाखों लोग परिक्रमा में शामिल होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अयोध्या में कार्तिक महीने में परिक्रमा का विशेष महत्व होता है और इस महीने में 84, 14 और पंचकोसी की परिक्रमा लगाई जाती है। 84 कोसी परिक्रमा में ज्यादातर साधु संत हिस्सा लेते हैं। 84 कोस की परिक्रमा क्षेत्र में पूरे अवध की परिक्रमा होती है। वहीं 14 कोसी और 5 कोसी की परिक्रमा में आम लोग हिस्सा लेते हैं। 5 कोसी और 14 कोस की परिक्रमा अयोध्या क्षेत्र में होती है। 5 कोस की परिक्रमा राम जन्मभूमि के चारों तरफ 5 कोस के दायरे में की जाती है, जो कि करीब 15 किलोमीटर का दायरा है। अयोध्या में परिक्रमा करने के बाद कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का भी खास महत्व है, जिसका सनातन धर्म में काफी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 14 कोस की परिक्रमा करने में असमर्थ हैं तो देवोत्थानी एकादशी के दिन पंचकोसी परिक्रमा कर सकते हैं। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं, लिहाजा प्रशासन एक्टिव है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। पूरी व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने रोड का चौड़ीकरण भी किया है और रोड को बेहतर बनाने का प्रयास किया है कि रिपेयरिंग भी कराया हम लोगों ने कि श्रद्धालुओं को सुविधा हो। और हम लोगों ने मेडिकल चिकित्सा व्यवस्था भी काफ़ी बड़े पैमाने पे की है। एम्बुलेंसेस वगैरह भी लगाए हैं जगह जगह पॉइंट्स पे। शौचालय की भी इस बार बृहद व्यवस्था, स्थायी शौचालय को संचालित किया गया है और पूरा एक नियोजन है। पुलिस और प्रशासन दोनों साथ मिलकर बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। और बेसिक फैसिलिटी पे भी हम लोगों ने फोकस किया है कि श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा का अनुभव हो, परिक्रमा बेहतर तरीके से संचालित हो, ऐसा हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। घाट का एरिया भी पड़ता है, इसके लिए जल पुलिस और SDRF भी लगाई गई है।
इसके अलावा जो हमारी आकस्मिकता की स्थिति है उससे निपटने के लिए एम्बुलेंसेस और फायर टेंडर की व्यवस्था की गई है और जगह जगह पर नागरिक सुविधाओं के लिए केंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार जो हमारे लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए जो ट्रैफिक है उसको पूरा मैनेज किया गया है। पार्किंग की व्यवस्थाएं चिन्हित करके उनको पार्किंग व्यवस्था दी गई है। देवउठनी एकादशी पर पंचकोसी परिक्रमा का बहुत महत्व है। अयोध्या में लाखों लोग परिक्रमा के लिए पहुंच रहे हैं। लगभग 15 किलोमीटर के इस यात्रा पथ पर श्रद्धालुओं का जोश हाय है। अयोध्या से शिल्पी सेन की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। इस परिक्रमा को लेकर प्रशासन ने तगड़े इंतजाम किए हैं। बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रोड को चौड़ा करने के साथ ही साथ वहां पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। 2 साल कोरोना की वजह से श्रद्धालु यहां पर परिक्रमा करने नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और बहुत पहले से ही प्रशासन की तरफ से भी इस परिक्रमा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। आज देवोत्थानी एकादशी है और अयोध्या में विश्व प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा चल रही है। इस समय हम परिक्रमा मार्ग पर ही हैं और यहाँ पर लोग परिक्रमा कर रहे हैं, श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं। पंचकोसी परिक्रमा है और करीब 15 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है। जो रूट डाइवर्ट किया जाता है उससे करीब 17 किलोमीटर ये हो गया है। ज्यादातर लोग नंगे पैर ये परिक्रमा करते हैं और इसके पीछे यही है कि एक पग भी जब वो लेते हैं तो अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति का एक रास्ता वो देखते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये परिक्रमा यहाँ की विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन इस बीच जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि आज देवोत्थानी एकादशी है, वो भी अपने मन में ईश्वर के प्रति कई भाव लिए हुए हैं, क्योंकि आज योग निद्रा से भगवान विष्णु भी जाग रहे हैं और ऐसे में जब वो जाग जाएंगे तो उन्हीं के आशीर्वाद से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण आज का दिन? आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही पुष्यदायी है। आज जो भी और सौभाग्य की बात है कि भगवान राम की जीवन स्थली पे, जन्मस्थली पे हम लोग परिक्रमा करने का आज सौभाग्य मिल रहा है। और देवोत्थानी एकादशी तो आज से सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। बहुत ही घरों में भी आज के दिन कई ऐसे आयोजन होते हैं। व्रत भी कुछ लोग रखते हैं। आप कहाँ से आई हैं? क्या व्रत है? व्रत हैं, हम लोग हैं। व्रत हैं आप भी। और क्या घर में आयोजन होता है? जैसे शालिग्राम जी की और तुलसी जी, शालिग्राम तुलसी जी की विवाह भी होता है आज के दिन। विवाह भी होता है, घर में दिए भी जलते हैं, तुलसी विवाह भी होता है। बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम होता है। आज बहुत दान पुण्य किया जाता है। बिल्कुल, देखिए भगवान विष्णु के सामने दिया भी जलाया जाता है, तुलसी जी के सामने भी। यूं तो रोज ही दिया जलता है, लेकिन आज का दिन विशेष महत्व है। दिया जाता है, तुलसी जी का विवाह होता है और हर घरों में दिए जलते हैं आज। आप बताइए कि देवोत्थानी एकादशी कितनी महत्वपूर्ण तिथि और इस परिक्रमा का कितना महत्व? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आज देवोत्थान एकादशी है। भगवान विष्णु का वो झूला झुलाया जाता है उनको। आज से उनका जागरण हो जाता है, सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। बढ़िया रहता है। बहुत शुभ दिन आज है। आज तुलसी दल भगवान ठाकुर जी चढ़ाया जाता है, सबसे शुभ माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग हम देख रहे हैं कि गन्ना भी यहाँ से लेकर के भी शुभ माना जाता है। देखिए नंगे पैर लोग ये परिक्रमा करते हैं और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि लोग ये परिक्रमा कर रहे हैं। कई मान्यताएं इस बात से जुड़ी हुई हैं जो देवोत्थानी एकादशी है, लेकिन इसके मूल में यही है कि योग निद्रा से भगवान विष्णु जाग जाते हैं, वो उठते हैं। और खास बात ये है कि जो मांगलिक कार्य अब तक नहीं हो रहे थे, रुके हुए थे, वो मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो ये अयोध्या पर भी परिक्रमा करते हुए हमें लोग दिख रहे हैं। पंचकोसी परिक्रमा जिसका बहुत ज्यादा महत्व है, उसको भी यहाँ लोग कर रहे हैं, जो देवोत्थानी एकादशी को ही होती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या। और बात करते हैं दिल्ली में शुरू हुए चुनावी दंगल की। राजधानी में एमसीडी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। शाम 4 बजे दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त मीडिया के सामने आए और इसमें उन्होंने एक एक कर एमसीडी चुनाव का पूरा खाका सामने रखा। उन्होंने बताया कि अगले महीने पहले हफ्ते में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के चुनाव होंगे और उसी हफ्ते में आखिर में नतीजे आ जाएंगे। वैसे ये चुनाव अप्रैल में ही करवाए जाने थे, लेकिन केंद्र सरकार ने एमसीडी में बड़ा बदलाव किया। सरकार ने तीनों निगमों को एक करने से जुड़े बिल में संशोधन किया और इस पूरी प्रक्रिया में समय लगा। फिर जब निगम को एक करने की अधिसूचना केंद्र से जारी हुई तो चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली। इस तरह उसने अब तारीखों की घोषणा की है। तो इसी पर होगी आगे बात।
साथ ही आपको बताएंगे कि एमसीडी में अब तक क्या रहे हैं समीकरण, किसका रहा कब्जा और कैसे बनती बिगड़ती रही है एमसीडी। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। The date of poll, if necessary, as is always mentioned, is 4th of December, which is Sunday. And the counting of votes will be done on 7th of December, which will be Wednesday. And the completion of the entire electoral process will be done by 15th of December, which is Thursday. और आखिरकार इस ऐलान के साथ ही दिल्ली में नगर निगम चुनावों का बिगुल बज गया। ये चुनाव लंबे वक्त से टल रहे थे, लेकिन अब इन चुनावों के नतीजे हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनावों की तस्वीर साफ होने से पहले ही सबके सामने होंगे। एमसीडी में चुनाव की तारीख 4 दिसंबर होगी, जबकि नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। इसी के अगले दिन हिमाचल और गुजरात में भी मतगणना होगी। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के साथ ही राजधानी में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। और बाकी सारे जो प्रोसेसेस हैं, ईवीएम्स की एफएलसी होती है एंड दी पोलिंग पार्टीज को बनाया जाना होता है, वो सारे काम को एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करते हुए आज हम इस सिचुएशन में हैं कि दिल्ली के 250 जो वार्ड्स हैं उनके इलेक्शंस के लिए हम लोग अब फुली प्रिपेयर्ड हैं। एमसीडी के एकीकरण के बाद ये पहला चुनाव है। इससे पहले राजधानी में 3 नगर निगम काम कर रहे थे। इनमें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और तीसरा पूर्वी दिल्ली नगर निगम शामिल थे। पर अब तीनों को मिलाकर फिर से एक कर दिया गया है, जैसा 2012 से पहले था। पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 2017 के एमसीडी के इलेक्शंस में हमारे पास 13,138 पोलिंग स्टेशंस थे, जो कि अब रीड्राइंग करने के बाद 13,665 पोलिंग स्टेशंस होंगे। ये सभी पोलिंग स्टेशंस पे हमने डायरेक्शंस दिए हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और सारी एजेंसीज को कि वहां पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं सारे वोटर्स के एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस के लिए, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, शेड, टॉयलेट फैसिलिटीज एंड पर्टिकुलरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक सीमलेस ट्रैवल के लिए अरेंजमेंट हो, प्रॉपर रैंप्स हो, इसको इंश्योर किया जाएगा। इस बार एमसीडी में 22 सीटें कम होंगी, यानी 272 की जगह 250 सीटों पर ही वोटिंग करवाई जाएगी, क्योंकि परिसीमन के बाद 22 विधानसभा क्षेत्रों में से एक सीट घटा दी गई है। बहुत टाइमली टाइम बाउंड एक्शन लेते हुए वो सारी डिलिमिटेशन की प्रोसेस को पूरा किया और उसके बाद जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें पोलिंग स्टेशंस को रीड्रॉ करना पड़ता है, जो वोटर लिस्ट है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है वार्ड्स में, और बाकी सारे जो प्रोसेसेस हैं, ईवीएम्स की एफएलसी होती है एंड दी पोलिंग पार्टीज को बनाया जाना होता है, वो सारे काम को एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करते हुए आज हम इस सिचुएशन में हैं कि दिल्ली के 250 जो वार्ड्स हैं उनके इलेक्शंस के लिए हम लोग अब फुली प्रिपेयर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन काफी पहले से नगर निगम चुनावों की तैयारी में जुटा था। उसने चुनाव के ऐलान से पहले ही अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। इस चुनाव में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी चुनावी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। वहीं मतदाता सूची तैयार करने का काम भी इलेक्शन कमीशन काफी पहले ही पूरा कर चुका है। इस बार के चुनाव में करीब 1 करोड़ 47 लाख वोटर 250 सीटों पर नेताओं का भविष्य ईवीएम में लॉक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।